ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए आपके हमारे देश के 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति और इस राष्ट्रपति की पद की घटती गरिमा के ऊपर अब तक की हर कॉल ने, हर SMS करने वाले ने और प्रत्येक सोशल नेटवर्क के नेटिजन ने इस बात से चिंता व्यक्त की है, सहमति भी जताई है कि हाँ गरिमा घटी है। बचे 15 मिनट में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं और क्यों ऐसा आप मानते हैं, कैसे इसको बचाया जा सकता है गिरने से और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, पूर्ववत ला जा सकता है और पहले से भी अच्छी स्थिति में इस गरिमा को बनाया जा सकता है। उपायों की दिशा में भी हम इस ब्रेक में बात करेंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते। जी नमस्कार जी, बोलिए जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले हमारे यहाँ पे एक कॉलर का फोन आया था जिन्होंने ये कहा कि SMS की सुविधा जैसे अलग अलग प्रोग्राम, डांसिंग प्रोग्राम्स में होती है, उसी तरीके से नेताओं को चुनने का या राष्ट्रपति चुनने का अधिकार भी आम जनता को होना चाहिए। व्यवहार, सत्कार, अपनापन और प्यार हमारे देश के 4 कीर्ति स्तंभ रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बाहर से लोग अभी तक आते हैं। सिंपल सी एक बात है, अगर मानी जाए कि हम लोगों की हालत एक कबूतर की तरह हो गई है, सामने एक शिकारी है, हम आंखें बंद कर रहे हैं कि नहीं जी शिकारी हमें मारेगा नहीं, हम आंखें बंद करेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उसके व्यवहार में आपने ये बात कही कि खर्चा बहुत आएगा। अब भी तो हम इन नेताओं का खर्चा उठा रहे हैं, उनके साबुन से लेके उनके आने जाने का खर्चा तक आम नागरिक के टैक्स से दिया जाता है। तो क्यों ये सुविधा नहीं है? मैं मीडिया चैनल्स के थ्रू ये बात पूछना चाहता हूँ, क्यों ये सुविधा हमारे देश में नहीं है कि आम जनता ही राष्ट्रपति का चुनाव करे? क्यों हम नेताओं का सहारा ले जो भाई भतीजावाद और साथ में ये जानना चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी का है या वो ABC पार्टी का है? ऐसा क्यों होना चाहिए? बहुत ही लज्जाजनक बात है हमारे लिए। बाहर के लोग हमारे देश का मजाक उड़ाते होंगे इस हिसाब से कि हमारे देश में ये सब कुछ चल रहा है, तो हम वहां जाके क्या करें? बिल्कुल, धन्यवाद। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि ये खर्चा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा कि हालांकि खर्चा आएगा लेकिन फिर भी इसको करना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी कई बड़े बड़े खर्चे करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में बचे हुए समय में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े रहेंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है। विनोद जी, एक सांस्कृतिक संगठन के नाते यहाँ पर इस पद की गरिमा को घटा कैसी और इसका परिणाम क्या हुआ, और अब हम जब बचाने की दिशा में बात करें तो अपनी बात को रखेंगे। विनोद जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से गत 60 वर्षों में जिस प्रकार राष्ट्रपति पद के साथ जो मजाक हुआ है, जबकि एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते, ये भारत के जो संविधान के संरक्षक के नाते, या ये कहिए कि भारत में, भारत से बाहर देश के प्रतिनिधि के, सर्वोच्च प्रतिनिधि के नाते ये राष्ट्रपति पद को माना जाता रहा है और संविधान में इसकी सर्वोच्च मान्यता भी है। देश के प्रथम नागरिक हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो प्रथम नागरिक को ही एक 2वीं दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने। ये वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, चूंकि राजनीति इसके ऊपर हावी हो गई है, इसके कारण ये सब घट रहा है। अन्यथा तो राष्ट्रपति है, जिसको पति कह दिया उसके अंदर रह क्या गया। लेकिन सिर्फ कहने मात्र से पति नहीं होता, पत्नी के साथ या परिवार के साथ जब तक उसका रिश्ता वैसा ना हो तब तक उसका मजाक बन के रह जाता है इसमें। बिल्कुल, तो और यही होता दिख रहा है देश के बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और देश के नागरिकों के मन की संवेदनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है राष्ट्रपति, और इसीलिए अफजल गुरु जैसे फांसी के फंदों को लटकाने के बजाय वो उस फाइल को लटका रहा है। कॉलर के साथ बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम उपाय की दिशा में जा रहे हैं, हमारे पास उपाय भी है। हम पहले उपाय को दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चुनाव हो। राष्ट्रपति पद पर आज सरकार और विपक्ष में अहम का कारण बन गया है। दोनों अपने अपने उम्मीदवार का जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं और कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राष्ट्रपति पद की गरिमा भी कम हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मिलजुल कर समर्थन करें, राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखा जाए। आज जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए कीचड़ उछाला जा रहा है, उससे तो इस पद की गरिमा भी तार तार हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव को आम चुनाव बनने से बचाया जाए। जिस तरह से आम चुनाव में धन, बल, जाति और संप्रदाय का खेल खेला जाता है, अगर ऐसा ही राष्ट्रपति चुनाव में शुरू हो गया तो देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। राष्ट्रपति पद पर राजनीति बंद की जाए। जिस तरह से आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्षेत्रवाद और पंथवाद के मुद्दे
उठाए जा रहे हैं, उससे इस पद की गरिमा को बेहद ही नुकसान हो रहा है। जनता आगे आकर ऐसे राजनीतिक दलों का विरोध करे। जो राजनीतिक दल अपने अहम के लिए अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार उतार रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दलों का विरोध किया जाए। ये उपाय हो सकते हैं। बचे हुए समय में भी आप उपाय को हम तक भेजकर अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। ओके जी बोलिए। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप APJ अब्दुल कलाम को क्यों नहीं राष्ट्रपति बनाते हैं हमारे देश में? हाँ नहीं, आप बनाते मतलब मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर उनको बना देता। आपके और हमारे हाथ में नहीं है, यही दुर्भाग्य का कारण है। तो ये बताइए, हमारे देश का भविष्य प्रणब मुखर्जी क्या करेगा? बताइए सर। बताइए सर, ये तो आम नागरिक के जैसा हो गया कि मतलब हम वोट डालेंगे, हम ये तो हो गया। हमारे देश का महत्वपूर्ण सीट है वो APJ अब्दुल कलाम, हमारे देश का भविष्य है। धन्यवाद। आप भी बात रख सकते हैं। अगली कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो, नमस्कार। सर, मैं एक क्वेश्चन चाह रही हूँ पूछना। बोलिए ना। कि आपको नहीं लगता है कि सोनिया गांधी जो है देश के विशिष्टतम पदों पर अपनी कठपुतलियां बैठा रही हैं? आपका सवाल इस देश के राष्ट्रीय मानस का सवाल है। जी धन्यवाद। सोनिया गांधी के ऊपर यह आरोप लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे लोगों को चुना है और उनके द्वारा ही इन नामों को डिक्लेयर किया गया है। हालांकि और भी व्यक्ति इस के लिए काबिल हो सकते थे जो नामों को डिक्लेयर करें, लेकिन सोनिया गांधी इस विषय की प्रमुख रही और शायद इस विषय पर विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें कि भाई वाकई इस बहन ने बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वही कठपुतली की तरह काम कर रहा है और एक कोई नचा रहा है उसको। और जब वो नचाने वाले के साथ में अब जब राष्ट्रपति पद की बात आई तो निश्चित रूप से अब ऐसा लगने लगा है कि अब पूरा भारत उसके उस इशारों में नाच रहा है। ऐसी स्थिति से निश्चित रूप से उबरना होगा। जब तक हम ऐसे बैकएंड के सपोर्टर्स को नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है ना इस देश का कल्याण संभव नहीं है। अभी देखिए, राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन कम से कम ऐसा तो हो जो कि खुददारी के साथ कह सके कि मैं राष्ट्रपति बनने लायक हूं, मैं किसी के पीछे के रिमोट से चलने वाला नहीं हूं, मैं किसी के रिमोट के आधार पर चुनाव जीतने वाला नहीं हूं। विनोद जी, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी मिलने का आधार ही यह है कि क्या वो रिमोट से ऑपरेट होगा? नहीं, वही तो दुर्भाग्य है। प्रणब मुखर्जी का नाम डिले इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोगों को आशंका थी कि क्या ये मैडम के रिमोट से चलेंगे, क्योंकि मैडम के रिमोट पे शायद नहीं चल सकती, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने। अदरवाइज मनमोहन सिंह से तो कई गुना ज्यादा ये उस विषय के लिए तब काबिल थे। बाद में जो आरोप लगे वो तो नेचुरली उनके ऊपर हैं, लेकिन रिमोट से चलने लायक खिलौने ही वहां बिठाए जाते हैं, ये पहला सिद्धांत है। और सोनिया गांधी के ऊपर ये आरोप है और उनको ये जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं पर भी जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर विधायक दल का नेता कौन हो, मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय करने का निर्णय सोनिया गांधी के पास आता है। गवर्नर कौन हो, ये तय करने का निर्णय इनके पास आता है। प्रधानमंत्री कौन हो, उपराष्ट्रपति कौन हो, राष्ट्रपति कौन हो, ये सब निर्णय अगर इनको लेने हैं तो देश क्या चाहता है इस चाहत का एहसास उनको क्यों नहीं, अगर नहीं तो जनता का सवाल वाजिब है। नहीं सूरज जी, बात ये नहीं कि वो उनको एहसास है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। उस व्यक्ति को तो एहसास होने का मतलब ही नहीं है जिसका काम आराम से चल रहा है रिमोट से, कि भाई जिम्मेदारी तो कुछ नहीं और सारी चीजें मेरे पास हाथ में, मेरे पास मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है और अथॉरिटी सारी है, अथॉरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे व्यक्ति को पर्दाफाश करके जनता को देखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से हमने जो वोट दिया है उस वोट की ताकत कहां जा रही है, आखिरकार उस वोट का मूल्य क्या है, ऐसे व्यक्ति को जिताने का लाभ क्या है, या ऐसी किसी पार्टी को जिताने का लाभ क्या है जो कि पीछे रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसका ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसे राष्ट्रपति को वहां पे कुर्सी पे बिठाने से क्या लाभ, जो कि अपने विवेक का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हो, बिल्कुल कठपुतली की तरह काम करता हो और मम्मी की तरह घूमता हो, इसको कुछ बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, आप जिस भाजपा को समर्थन देते हैं वो भाजपा किस रिमोट से चलती है ये भी पता नहीं है। देखिए, और एक बार बटन दबाने से कई गाड़ियां चल जाती, ये भी तो वहां मिस्टेक है। नहीं, मैं किसी भाजपा को समर्थन नहीं देता, ये आपकी गलतफहमी है। मैं एक हिंदू समाज का कार्यकर्ता होने के नाते हिंदू समाज के हित की जो चिंता करता है मैं उसको समर्थन देता हूं, और जो देश की चिंता करता है उसको समर्थन देता हूं। मेरा किसी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव नहीं है।
भाजपा अगर अच्छा काम करने में हमारा अगर साथ देती है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिला है, और जब जब उसने हमारे साथ दुराव किया है या जो हमारे साथ ट्यूनिंग मिला के नहीं चली है तो उसको हानि हुई है। और इसी प्रकार कांग्रेस के साथ भी हुआ है। हमने कांग्रेस को भी हमेशा आमंत्रित किया है, बाकी पार्टियों को भी आमंत्रित करते हैं, राम सेतु वाले मसले में, बाबा अमरनाथ के मसले में और राम जन्मभूमि के मसले में हम हर एक राजनेता के संपर्क में। बिल्कुल, हम कुछ सोनिया गांधी को पत्र भेजा है उसको। कुछ कॉलर की बात सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। हाँ सर, आदर मैं जगन्नाथ प्रसाद बोल रहा हूँ उत्तराखंड से, नैनीताल से सर। हाँ तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये देख रहा हूँ मैं, इस टीवी पे देख रहा हूँ, कोई कह रहा है कि खबरू तो राजेंद्र प्रसाद प्रधान राष्ट्रपति ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई काले धन की बात कर रहा, कोई बाबा रामदेव जी कर रहा, कुछ ये सब राजनीति से जुड़े हैं। जब आज तक कोई इस काले धन को नहीं ला पाया, मैं तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से, अन्य लोगों से ये कहता हूँ कि कोई ऐसी नीति बनाई जाए जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने सारा पैसा बाहर से कंधे से उठ के आया और उड़ा के उसका आयकर भर दिया, और संसद में भी उसको कुछ नहीं कर पाई संसद। एक कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसी चीज बनाई जाए भारत में, सब नेताओं को मिलकर के, काला धन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हमारे भारत में खुल करके बैंकों में रहते हैं, उसका इनकम टैक्स भरे, सब कुछ भरे, तो थोड़ा धन अपने मार्केट में लगाए, हर जगह पे लगाए, अपना भी आ जाए। कोई नीति सरकार इस प्रकार की बनाए। आज ये राजनीति की ओछी ला रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और काले धन को खींच के ला रहे, राष्ट्रपति के उसकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं, कोई कहीं से पद में उठा रहा तो कहीं से। ये सब लोग राजनीति से प्रेरित है। इस देश का क्या होगा सर, बताइए। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का काला धन मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा जो देश के किसी टीवी चैनल पर किसी ने नहीं कही है। देश में काला धन लाने की दिशा में कुछ ऐसा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि काला धन तो लाना पड़ेगा, देश जाग चुका है और उसको वापस आना ही है, अदरवाइज देश में क्या होगा हम सब जानते हैं। और कांग्रेस जानती है कि काला धन के मुद्दे को सॉल्व किए बगैर अगला चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। पिछले बार जैसे उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किसानों वाला कार्ड खेला था, तो इस बार कांग्रेस काला धन वापस लाने का प्लान कर सकती है। लेकिन कैसे? यह होगा कि आपके पास जितना भी काला धन है उसको डिक्लेयर करो और 30% आपके पास जितना आप डिक्लेयर करोगे उसका 30% आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरो, और उसको आपको पूछा नहीं जाएगा कि आपने कहां से लाया है, क्या किया है। इसके पहले भी ऐसे डिक्लेरेशन की स्कीम भारत में आई है जो भारत के अंदर का काला धन था। ये विदेश के काले धन के लिए भी ऑफर लाई जाएगी, और इस ऑफर में कई लोग अपने काले धन को भारत में वापस लाएंगे, 30% टैक्स भरेंगे। अब बात आती है कि मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, एनालिसिस के साथ, अगले कुछ दिनों में ये सच होने वाला है। तो ये 30% का भी नुकसान ना हो उन लोगों को, इसलिए डॉलर का रेट 30% से ज्यादा बढ़ाया गया है। और ये 30% से दुनिया में कई डॉलर का रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन भारत में बढ़ा है। ये डॉलर का रेट इसलिए ज्यादा बढ़ाया गया है कि जो धन वापस आएगा और डॉलर में आने वाला है, तो जो 30% का नुकसान उन काले धन वाले को हो सकता है वो ना हो, इसलिए ये रेट शायद बढ़ाया गया है। और आने के बाद पैसा डिक्लेयर होगा, 30% टैक्स भरा जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल रकम है वो कम नहीं होगी। ये इस विषय पर मैं अलग से भी विषय लेके आऊंगा, लेकिन आज विषय निकला था इसलिए आपके सामने रखा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। सर मेरा नाम विष्णु है। मेरा क्वेश्चन है सर कि इतने महान मेरे भारत का भविष्य क्या सिर्फ सोनिया गांधी के हाथ में है? हेलो, क्वेश्चन सुना सर आपको? हाँ, नहीं, भारत का भविष्य निश्चित रूप से अभी तो सोनिया के हाथ में ही है, लेकिन इससे अब आप चाहो तो निकाल सकते हो इसको। देशवासी निकालेंगे निश्चित रूप से। इस सोनिया नीति सरकार को से हमें मुक्ति लेनी पड़ेगी, तभी जाके इसका अपने देश का उद्धार हो सकता है। अब तो ये लग रहा है सर कि जो मतलब रबर स्टाम्प होती है वो सिर्फ सोनिया गांधी के हाथ में है। बिल्कुल, कि वो जो चाहती हैं वही काम होता है। और आप कह रहे हो काला धन। हेलो सर, चलिए धन्यवाद। काला हो या सफेद हो वो तो सब उन्हीं के हाथ में। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम उनसे अभी बात नहीं कर पाएंगे। मैं विनोद जी के पास जाऊंगा कि विनोद जी, आप क्या मानते हैं कि क्या उपाय, गंभीरता के साथ हम बात को करें, क्योंकि विषय हमारे राष्ट्र का है। राजनीतिक दल आते रहेंगे, व्यक्ति बनते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप तो कहीं जाके 13 राष्ट्रपति की बात हो रही है। ये देश लाखों साल तक जिएगा और कई हजार राष्ट्रपति इस देश को, कई लाख राष्ट्रपति इस देश को मिलेंगे। वो सब सही दिशा में जाते रहे और हमको दोबारा कम से कम अगले बार चुनाव के पहले ये कार्यक्रम करने की बारी ना आए। देखिए, इस बारे में दो बातें हैं। एक तो निश्चित रूप से इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधा सीधा हो, जनता स्वयं चुने। दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति कोई राजनीतिक व्यक्ति ना हो,
और राष्ट्रपति जैसे कि संसद में भी और विधानसभाओं में भी कुछ सीटें जो है ना जी, ऐसे लोगों के लिए आरक्षित होती है जो प्रतिभावान हो, प्रतिभा संपन्न हो और जिन्होंने देश की ख्याति को अर्जित करके और हमारा नाम रोशन किया है। ऐसे किसी व्यक्ति का जो इन सब विषयों का ज्ञाता हो, सारे विषयों का ज्ञाता हो और उसका राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा गहरा संबंध न हो, ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति हो या मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य, उन सब की कहीं ना कहीं आयु सीमा अवश्य निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को हिला के रख दिया, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने, ज्यादातर राष्ट्रपति ऐसे बने जो कि वहां सीट पर जाकर के, या गवर्नर भी है, जितने राज्यों के गवर्नर हैं उनको सबको सिर्फ रबर स्टैंप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो कर सकने की स्थिति में होते ही नहीं है, तभी उनको बनाया जाता है वहां पर। तो ऐसे व्यक्ति को, किसी युवा को भी राष्ट्रपति और युवा को अपने को गवर्नर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा निश्चित रूप से। और चौथी बात यह कि बिल्कुल जो क्लीन व्यक्ति हो, उसके सारे क्रेडेंसेस, जैसे एक डिफेंस में या किसी IAS की जो नौकरी जब रखा जाता है तो उसकी इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है कि सारी तहकीकात करने के बाद ही उसको पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो ऐसी सारी तहकीकात क्या राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य के बारे में होनी चाहिए और जनता के सामने उसका चिट्ठा प्रतिवर्ष आना चाहिए कि जब बना उस समय ये स्थिति थी और प्रतिवर्ष ही है, तो भी जाके इसका समाधान निकलेगा। अपने आप सारे रिमोट कंट्रोल खत्म हो जाएंगे और देश आजाद हो जाएगा। बिल्कुल, ये सारे क्रेडेंशियल हो सकते हैं, मापदंड हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में अगर किसी मापदंड को मैं कार्यक्रम के आखिर में कहूं तो इस देश के विविधता में एकता के साथ जो हमारा देश का पूरा चित्र है, इस पूरे देश को प्रतिनिधि लगे, मेरा ये चेहरा है ऐसा लगे, ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठे, ना कि प्रादेशिक, ना जाति, ना धर्म, ना भाषा, ना प्रांत, ना किसी पार्टी का प्रतिनिधि वो वहां पर लगे। अब तो ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं। मैं अभी ज्यादा निगेटिव नहीं बोलना चाहूंगा, हम सब बोल चुके हैं। हम पॉजिटिव के साथ, आशा के साथ कार्यक्रम को खत्म करेंगे कि इस देश के 125 करोड़ जनता का अपना चेहरा स्वाभिमान के साथ कहे, क्योंकि जब हमारे देश का राष्ट्रपति विदेश में जाता है तो उनको पता नहीं कि हमारे देश में किस प्रकार की संसदीय पद्धति है। अमेरिका में भारत के राष्ट्रपति को वहां के राष्ट्रपति के तरह एक नंबर का देखा जाता है कि ये सब कुछ चलाता है। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति का पूरा ओहरा या उनकी इमेज ऐसी रहे जिससे हमारे लाखों साल पुराने गौरवशाली इस देश का सम्मान और बढ़े, तो ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। विनोद जी, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए, आपका भी धन्यवाद। और आप सारे दर्शकों ने समय निकालकर पूरे घंटे इस कार्यक्रम में मंथन किया। मुद्दा यहाँ खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं, जैसे कि मैंने कहा, कि हमको यह कार्यक्रम दोबारा इस देश में करने की कभी भी नौबत ना आए, ऐसी दोबारा इस पद को गरिमा प्राप्त हो, इस आशा के साथ, प्रार्थना के साथ भगवान को हम इस कार्यक्रम को आज यही रोकते हैं। जय हिंद।